एविएशन मिनिस्ट्री की बात कर लूं, आपके पास ये महकमा भी है। पिछले दिनों हम लोगों ने एक वीडियो देखा जो बहुत वायरल हुआ, किस तरीके से एयरपोर्ट पर हंगामा कर रहे थे कुछ यात्री, और अक्सर इस तरह की खबरें आने लगी हैं, यानी दबाव बहुत बढ़ा है विमानों में। अगर हम बात करें, बहुत ज्यादा संख्या में यात्री सफर करने लगे हैं। उस लिहाज से आप लोगों की क्या तैयारी है? क्या कोई बजटीय प्रावधान किया गया है कि सुविधाओं का भी विकास हो एयरपोर्ट्स पर? देखिए, मैं सोच कर आया था बजट के बारे में पूछेंगे, लेकिन आप जो पूछ रहे व्यवस्था के बारे में पूछ रहे। देखिए, मिनिस्ट्री, नागर विमानन मिनिस्ट्री जो है वो एयरलाइन की मिनिस्ट्री नहीं है। हमारा काम है पॉलिसीज बनाना, हमारा काम है ये देखना कि वो पॉलिसीज ठीक चल रही हैं कि नहीं। हमारा काम है कि उसके अंदर कहां पर चीज ठीक करनी है उसको ठीक करना। सर्दी के मौसम में कोहरा आता है, इसके लिए पहले से हम तैयारी करते हैं। कोहरा कब आता है ये ना आपको पता ना मुझे पता, लेकिन तैयारी हमारी होती है कि विंटर शेड्यूल हमारा इस तरीके से होगा। अगर कोहरा आएगा तो हमारी कोशिश है कि कम से कम डिसरप्शन हो। अब की बार कोहरा जल्दी आया, थोड़ा एक तरह से सरप्राइज भी हुआ, और उसके कारण उड़ानों के अंदर रुकावट आई। अब कई बार हम जब यात्रा करते हैं तो हम सोचते हैं ये एयरक्राफ्ट बस है, दिल्ली से चलेगी कलकत्ता उतर जाएगी, कलकत्ता से चलेगी दिल्ली आ जाएगी। ऐसा नहीं है। वो शायद दिल्ली आई है चेन्नई से और कलकत्ता से कहीं और जा रही है, तो एक जगह पर अगर फ्लाइट डिले हो गई किसी भी कारण से तो उसका फर्क 4-5 जगह पर पड़ता है, इसलिए यात्री परेशान होता है। वो तो यही सोच कर आया कि जी मैं आया हूं, मेरा बस स्टैंड है, एयरपोर्ट, वहां से मैं बैठूंगा अपने गंतव्य पर उतर जाऊंगा। ऐसा नहीं होता। और उसके अंदर कई चीजें दिक्कत करती हैं। लाइनिंग हो जाती है। जब आप कैट 3 ऑपरेट करते हैं, एक मिनिमम आपकी का डिस्टेंस है जिसके ऊपर आप हवाई जहाज को उड़ा सकते हैं। पायलट ट्रेंड होना चाहिए। हमारे इंस्ट्रक्शन थी कैट 2 और कैट 3 पायलट के अलावा नहीं चलाएगी एयरलाइन। वो कम होते हैं लोग बाग। तो ये रुकावटें आती हैं और इनको हम मॉनिटर करते रहते हैं, फिर देखते हैं कि कैसे इसको ठीक करना। और जहां पर कोई एयरलाइन गलती करती है उनको दंड भी मिलता है। आपने देखा होगा कि कई एयरलाइंस के ऊपर पेनल्टी लगाई गई क्योंकि उन्होंने जो इंस्ट्रक्शंस थे वो फॉलो नहीं किए। तो ये व्यवस्था जो है, मानकर चलिए हमारे मंत्रालय के अंदर 24 घंटे मॉनिटरिंग होती है और कोशिश होती है कि हम यात्रियों को परेशान ना होने दें। जी, अच्छा, आप सर सिर्फ राजनेता नहीं हैं, आप आर्मी चीफ भी रहे। ये बताइए, डिफेंस सेक्टर के लिए ये बजट आपको कैसा लगा, अंतरिम बजट का जो प्रावधान है? देखिए, मैंने आपको बताया कि ये बजट कंटिन्यूटी का बजट है, ये बजट विश्वास का बजट है, ये समावेशी बजट, इंक्लूसिविटी है इसके अंदर। और जहां तक डिफेंस का सवाल है, 2-3 चीजें बड़ी जरूरी हैं इसमें। एक तो किस तरीके से प्रावधान किया गया है कि हम डीप टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर सकें। आज की सारी लड़ाई टेक्नोलॉजी निर्धारित करती है। ये रिसर्च अनुसंधान के लिए 1 लाख करोड़ का फंड रखा गया है। 1 लाख का करोड़, हाँ, वो रिसर्च के लिए रखा गया है जी, रिसर्च एंड इनोवेशन। उसके अलावा ध्यान जो दिया जा रहा है वो इस चीज पर दिया है कि आप डीप टेक्नोलॉजी के ऊपर प्रोग्रेस कर सके। दूसरी चीज है, जो भी इसके अंदर बढ़ोतरी होगी वो उन सब चीजों को लेकर रखी गई है जिसमें आत्मनिर्भरता के ऊपर जोर दिया जा सके। और आपने देखा होगा कि पिछले कई सालों में डिफेंस के अंदर तकरीबन 1 लाख करोड़ का निर्यात भी हुआ है, पहली बार हुआ। और इसके ऊपर ज्यादा जोर है कि हम अपनी चीजों का उत्पादन अपने पास करें। कहीं पर टेक्नोलॉजी चाहिए तो टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी, टेक्नोलॉजी नहीं है तो हमको मारुति मॉडल अपनाना पड़ेगा। मारुति मॉडल का मतलब सिंपल ये है, अगर जब मारुति कार आई थी तो स्क्रू ड्राइवर टेक्नोलॉजी हमारे यहां थी। कार आती थी, नॉकडाउन किट में हम उसको कार बनाते थे। कुछ दिनों के बाद हमने कहा इसके पार्ट्स बनने चाहिए,
धीरे धीरे इकोसिस्टम ऐसा होगा कि हर तरह का पार्ट बनने लगा, मारुति का ही नहीं, सब तरह का। नहीं तो अगर आप मारुति के ईरा से पहले जाएं, या तो एम्बेसडर के लिए बनता था या प्रीमियर पद्मी और फिएट के लिए बनता था, उसके अलावा और कुछ नहीं बनता था। आज वही इकोसिस्टम ऐसा हो गया कि हमारे यहां कोई भी कार बन सकती, सब चीजें हमारे यहां तैयार हैं। तो यही चीज डिफेंस के अंदर भी लागू होती है कि आप टेक्नोलॉजी लेकर आएं, चाहे जॉइंट वेंचर करें, चाहे टेक्नोलॉजी को खरीदें, चाहे उसका आईपीआर आप हासिल करें या पेटेंट हासिल करें, और उसके बाद अपने यहां उसको मैन्युफैक्चर करें, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको बनाएं। अच्छा जनरल साहब, आप जो बातें कह रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि बहुत बढ़िया बजट, शानदार बजट, आप सरकार के मंत्री हैं तो तारीफ करेंगे भी, लेकिन कांग्रेस को यह बजट पसंद नहीं आया। उनके एक नेता को मैं सुन रहा था, उन्होंने जो बात कही मैं कोट कर रहा हूं आपके सामने। पिछले वित्तीय वर्ष में 18 लाख करोड़ का बजट डेफिसिट, कर्ज लेकर सरकार खर्च चला रही है। आप लोग कर्ज लेकर सरकार खर्च चला रही है। दुनिया के अंदर कौन सा देश है जो कि डेफिसिट बजट के अंदर नहीं चलता है? डेफिसिट लेकर ही आप चीजों को आगे बढ़ाते हैं। आप सिर्फ अपने उसके अंदर अगर संसाधन में चलेंगे तो उतना ही आपका विकास होगा जितना आप कर सकते हैं। इसलिए आप किसी का भी बजट उठा के देख लीजिए, देयर विल ऑलवेज बी डेफिसिट फाइनेंसिंग। और अब की बार अच्छी बात यह है इस बजट की कि हमने जो पहले जो 5.8% था, उससे हमने उसको नीचे लाए, हमने उसको उस दायरे में रखा जो कि मैनेजेबल दायरा है। और अच्छी बात यह हुई है कि पिछले 10 साल में दुनिया का ऐसा विश्वास हमारे ऊपर बढ़ा है। एफडीआई हर साल रिकॉर्ड तोड़ देती है। एफडीआई नॉर्मल, उससे अगर हम लें, जो एफडीआई हमारे पास अब आ रही है 132 देशों से आ रही है, कभी नहीं हुआ ऐसा। और ये 132 देशों से जो आ रही है, ये 62 अलग अलग सेक्टर्स में लग रही है, सिर्फ एक में नहीं लग रही। और पूरे के पूरे प्रदेशों में और यूनियन टेरिटरीज के अंदर लग रही है। ये इसकी लंबाई और चौड़ाई है। इसका मतलब यह है कि आज दुनिया आप पर विश्वास करती है और आपको लोन लेकर पे करने के अंदर दिक्कत नहीं है। अच्छा, आप उत्तर प्रदेश से ही सांसद भी हैं, गाजियाबाद से। अखिलेश यादव जो सूबे के मुखिया रहे, उन्होंने भी बजट को लेकर बड़ा तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि यह भाजपा का विदाई बजट है। कोई भी बजट अगर विकास के लिए नहीं है और कोई भी विकास अगर जनता के लिए नहीं है तो व्यर्थ है। भाजपा सरकार ने जन विरोधी बजटों का 1 दशक पूरा करके एक शर्मनाक रिकॉर्ड बनाया है। देखिए, हमारे यहां परेशानी क्या है, विपक्ष का काम होता है सकारात्मकता के साथ किसी चीज को नहीं देखना। उनको चुनावी फायदा क्या मिलेगा या कहीं और क्या, तो उसमें हमेशा नकारात्मक चश्मा लगाकर देखना है। अब नकारात्मक चश्मा लगाकर आप कुछ भी कर लो, मैं ऐसे उंगली करूं कहीं कि जिसके ऊपर तो मिट्टी है, कहना बड़ा आसान है, हो भी नहीं, लेकिन कहने में क्या जाता है, यही दिक्कत है। तो विपक्ष जो बोल रहा है उस पर मैं कमेंट नहीं करूंगा। वो कह रहे हैं कि ये भाजपा का विदाई बजट है। ये तो कुछ ही महीने की बात है, पता चल जाएगा विदाई किसकी हो रही है। अच्छा, आप लोगों की एक जो नीति है जिसका जिक्र आज निर्मला सीतारमण जी भी सदन के पटल पर जब बजट रख रही थी तो कर रही थी, रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म, उसके जरिए कैसे आप विकसित भारत का सपना देखते हैं? देखिए, रिफॉर्म परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का जो एक मंत्र है, ये मोदी जी का दिया हुआ है। जो चीज है उसको आप ठीक करिए, उसके हिसाब से काबिलियत लाइए, परफॉर्म करिए, और फिर जो नतीजा आता है, अगर आप सोचते हैं सिस्टम को चेंज करना है, उसको ट्रांसफॉर्म करिए। और ये डे 1 से, यानी कि 30 मई 2014 से अगर आप देखेंगे, हर चीज के अंदर आपको यही मिलेगा, रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म। बहुत सारी चीजें बदल गई। हमारा पहले काम करने का कुछ और तरीका था, अब और कुछ तरीका बन गया। आज आप पेमेंट करते हैं, अपना फोन उठाते हैं, पेमेंट कर देते हैं, सोचते भी नहीं है कि क्या है। बल्कि एक आप ही की बिरादरी के, पत्रकार बिरादरी के एक बंधु मिले मुझे, बोले जी मैंने तो आज तक पिछले 2 साल से पैसा ही नहीं रखा जेब के अंदर। नहीं, सच बात सब है।
कई लोगों को रखने की जरूरत नहीं पड़ रही आज की चेंज तारीख हो में गया जी। ना। हाँ। पहले हमें तो विश्वास नहीं था कि ऐसे भी कर सकते हैं। आप मोबाइल लेके निकल गए, हो गया सारा काम। तो जो जो बदलाव भारत के अंदर आ रहा है हाँ। वो अभूतपूर्व है। लेकिन सर, जो एक आपका बहुत पुराना वोटर रहा है भाजपा का, बीजेपी का, परंपरागत तौर पे मध्य वर्ग, उसको बड़ी उम्मीदें थी, सैलरीड क्लास को भी बड़ी उम्मीदें थी कि चुनाव का साल है तो हो सकता है सरकार कुछ दे दे, टैक्स में रिबेट दे दे। वो निराश हो गए। मैं तो सबको यही कहना चाहूंगा कि मोदी जी की बातों को ध्यान से सुनें। कारण उसका यह है, जिस दिन रेल बजट बंद हुआ और जनरल बजट के साथ उसमें सम्मिलित हो गया, तो मोदी जी ने एक चीज कही थी कि आमतौर पर जब रेल बजट आता था उसमें सिर्फ ये होता था, मैंने वो लाइन नई हो जाएगी, फलां लाइन हो जाएगी, और उसके बाद अगले 20 साल तक कुछ नहीं होता था। तो उन्होंने क्या, उसका ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ, अब जो चीज बोली जाती है वो होती है और समयबद्ध तरीके से होती है।